मेरी शादी को 8 साल बीत चुके थे क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी। शादी के 5 साल के बाद मेरी विदाई हुई थी। मेरी कई जेठानियाँ थीं। मेरे पति 5 भाई थे। मैं उनके घर में सबसे छोटी थी। फूटी किस्मत थी कि मैं एक गरीब घर की लड़की थी। बाप ने मुझे दहेज के नाम पर कुछ न दिया था। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस पढ़े लिखे होने का मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि मेरी सास का कहना था कि मेरे घर में काम करने के लिए बहू चाहिए। मेरे ससुराल वाले काफ़ी ज़मीन जायदाद वाले लोग थे। मेरी जेठानियाँ भी काफ़ी अमीर घर से आई थीं। मेरी 3 जेठानियाँ अलग अलग रहतीं। मेरी 2 जेठानियाँ मेरे साथ रहती थीं। मेरी कोई नंद नहीं थी। मेरी सास चौथे नंबर वाली बहू की बहुत तारीफ करती थी। उसके मुंह से निकलने से पहले उसका काम पूरा हो जाया करता था। वो मेरी सासू माँ की बहुत चापलूसी करती थी। सासू माँ उस पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। घर में सबसे ज़्यादा उसी जेठानी की चलती थी। ससुर की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। सास अकेली हो गई थी, लेकिन सास के पति का पेंशन सास को मिलता था। सास को वैसे बेटों के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। सभी बेटे अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। मेरा पति भी मोटरसाइकिल का फाइनेंस मैनेजर था। अच्छी सैलरी थी। जब से मैं विदा होकर आई थी, पति ने मुझे कभी झूठी नज़रों से भी ना देखा था। इस घर में मैं सिर्फ काम के लिए लाई गई थी। किसी को कोई लेना देना नहीं था। मेरी विदाई हुए अब 1 साल होने को आया था, लेकिन पति मेरे कमरे तक कभी ना आता था। सारा दिन काम करके मैं थक जाती, ना ही मुझे कोई पूछने वाला था। सास भी मेरे कामों में कीड़े निकालती थी। कहती, तुम्हें इस घर के तौर तरीकों का पता नहीं है, किसी को भी तुम्हारा किया हुआ काम पसंद नहीं आता। अपनी माँ के घर से क्या सीख कर आई हो। मैं अपनी सास के बातों का एक भी जवाब न देती। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा, तुम कैसी हो बिटिया। मैं रो पड़ी थी। मैंने कहा, तुमने मेरी शादी करते समय लड़के से क्यों नहीं पूछा था उसको मैं पसंद हूँ या नहीं। माँ कहने लगी, आखिर क्या हुआ, शादी को तो अब 6 साल होने को आए हैं, अब तुम ये बातें क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा, माँ मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता मेरा पति मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैं अपनी जेठानी को और जेठ को देखती हूँ। मुझे अपने अंदर बहुत कमी दिखाई देती है। मेरी जेठानियाँ अपने पति के साथ कितनी इंजॉय करती हैं, और वहीं पर मेरा पति मेरी तरफ देखता भी नहीं है। जबकि आपका कहना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। माँ ने मुझे बहुत समझाया और कहा, बेटी कभी कभी इंसान की किस्मत भी उसे रूठ जाती है, और मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत भी तुमसे रूठ गई है। इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होने के बाद भी तेरी किस्मत में शायद अभी बहुत कठिनाई है। बेटा हमेशा साबित कदम पर रहना, किसी को कोई जवाब ना देना और वक्त का इंतजार करना। किसी का वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, वह सिर्फ 12 साल तक ही रहती है। उसके बाद किस्मत बदल जाती है, और तुम्हें तो अपने पति के साथ 1 साल हुआ है। भगवान की पूजा मत छोड़ना, भगवान पर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने माँ का फ़ोन रख दिया क्योंकि मैं बहुत ही गरीब घर से थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी अभी 4 बहनें थीं। मेरा कोई भाई नहीं था। किस्मत ऐसी थी कि मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी थी, और यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी। पति भी अच्छा खासा पैसा कमाता था। ससुराल में सिर्फ मेरी जेठानी की ही चलती थी, और जिस जेठानी की चलती थी उसका पति विदेश में रहता था। वह भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था। मेरी जेठानी के 2 बच्चे थे, वो बेटे थे। एक बेटे की शक्ल तो मेरे पति से काफ़ी मिलती थी, पर मैं अपने दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। मैं अपने कमियों को हमेशा ढूंढती रहती थी। आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मेरा पति मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मेरे मुकाबले में मेरी जेठानी इतनी खूबसूरत नहीं थी। वह मोटी थी और हाइट भी कम थी। अब मेरी शादी को 2 साल बीत चुके थे। अब जो बात मुझे समझ में आई थी, मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती और पति भी मुझ पर ध्यान न देता। मैं उसके कपड़े, उसका खाना, उसके मनपसंद का खाना, इस सब का ध्यान रखती थी। उसके बाद भी उसको मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसने आज तक मुझसे कोई बात नहीं की थी, और ना ही वो मेरे कमरे में सोता था। मेरे कमरे में कोई टीवी नहीं था। हम सेकंड फ्लोर पर रहते थे, पर काफ़ी बड़ा मकान था। नीचे के फ्लोर में मेरी और जेठानियाँ रहा करती थी। मेरा कमरा सबसे अंदर के साइड में था, जहाँ पर रसोई था, और मेरी जेठानी जिसका पति विदेश में रहता था उसका कमरा एकदम कोने में पड़ता था। मेरा पति उसी कमरे में घुसा रहता। वहाँ पर बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, और वहाँ पर वाईफाई भी लगा हुआ था। जेठानी के दोनों बच्चे अपने दादी के साथ सोते थे। जेठानी कमरे में अकेली सोती। मेरा पति भी उसी कमरे में घुसा रहता, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये पूछ पाती कि मेरा पति आखिर मेरे कमरे में क्यों नहीं सोता। मेरी सास मुझे बस कामों में उलझाए रखती। एक दिन सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घर के कामों में बिजी रही सास के पास मेरी छोटी जेठानी थी। उसका भी घर में बहुत कम ही चलता था, पर उसका पति उसका साथ देता था। वो मुझसे बातें करती तो मेरी सास उससे झगड़ा करती, क्यों तू उसे अपनी तरह बना रही है। सास मुझे भी बहुत डांटती, कहती अपना काम किया कर, बहुत बातों में लगी रहती है। छोटी जेठानी का पति आता तो वह तुरंत अपने पति की आव भगत में लग जाती। मेरी सास से छोटी जेठानी का कई बार झगड़ा हो चुका था। वह जेठानी को उल्टी सीधी बातें कहती
तो जेठानी भी सास को डांट देती थी। जेठानी कहती, मुझे सरगम मत समझना कि मैं डर जाऊं। मैं कोई गरीब घर से नहीं हूं। मैं तुम्हारी अभी खटिया खड़ी करवा दूंगी। मेरी सास उससे कम ही मुंह लगती थी। उससे बड़ी जेठानी तो सास से भी 2 कदम आगे थी। वह तो पूरे घर पर राज करती थी। बाकी 3 जेठानियां दूसरे शहर में अपने अपने पति के साथ थीं। सबसे छोटी जेठानी ने सास से झगड़ा कर अब वह अलग नीचे की फ्लोर में रहने लगी थी। वह मुझसे कभी कभी बातें कर लिया करती थी। कहती, तुम अपने पति को अकेला क्यों छोड़ती हो? उसके पास जाओ और उसे अपने कमरे में सोने के लिए राजी करो। तुम्हारे पति की सारी कमाई संजना भाभी खा रही है और अपने पति का सारा कमाई वो बचा रही है। तुम बेवकूफ़ हो। तुम अपना खर्च अपने पति से क्यों नहीं मांगती? पर मेरा पति तो मुझसे बात ही न करता था, तो खर्च तो दूर की बात थी। सास की तबीयत खराब हुई तो छोटी जेठानी अस्पताल में थी। उससे बड़ी जेठानी घर पर ही थी। उन्होंने अपने तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया और घर में लेटी रही। मेरा पति हॉस्पिटल में मेरी सास के पास आता जाता रहा। मेरी सास की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी। डॉक्टर ने जीने की उम्मीद कम बताई थी। उनको दिल का दौरा पड़ा था, वो भी तीसरी बार। वह आईसीयू में भर्ती थी। सास आईसीयू में थी तो वहाँ पर डॉक्टर किसी को रुकने भी नहीं दे रहे थे। बस सुबह शाम सास से मुलाकात होती थी। आज मैं पहली बार अपनी जेठानी के कमरे में बिना पूछे कदम रख रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने पति को उस कमरे में जाते हुए देखा था। तो मैं पति का खाना लेकर जेठानी के कमरे की तरफ चल पड़ी थी। मैंने कहा, जो भी हो जाए आज मैं अपने पति का सामना करके रहूंगी। आखिर वह उस कमरे में क्या करते हैं? जेठानी का पति उनके साथ नहीं रहता, वह विदेश में है, तो वह उनके कमरे में क्या करते हैं? आज मैं अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उस कमरे में चल पड़ी थी। जैसे ही मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मेरा पति और मेरी जेठानी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जेठानी के बच्चे सास के कमरे में थे। मैंने दरवाजे पर थोड़ा सा हाथ मारा ताकि वो मेरी तरफ ध्यान दे। मेरी जेठानी तुरंत उठकर बैठ गई, अपने कपड़े संभालने लगी। पति तो बिल्कुल शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, क्या बात है, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ। पति ने कहा कि मैं खाकर आया हूँ। जेठानी हकलाने लगी, कहने लगी, कुछ नहीं देवर जी, बस मेरा बुखार चेक कर रहे थे। मैंने देखा कि मेरे पति के गाल पर लिपस्टिक के निशान थे। मैंने कहा, बुखार चेक कर रहे थे या आपका होंठ? क्योंकि पति के होंठ पर भी आपके लिपस्टिक का निशान है। वे दोनों इतना शर्मिंदा हुए, उनके मुंह में कोई भी शब्द नहीं आ रहे थे। और मेरी जेठानी का ब्लाउज का हुक पूरा खुला हुआ था। मेरे पति भी अजीब अवस्था में खड़े थे। उन्होंने अपने कमर के आगे तकिया लगा लिया। मैंने कहा, आप मेरे पति हैं, आपको मुझे इस तरह शर्माने की ज़रूरत नहीं, और मेरी उम्र इतनी छोटी भी नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों को समझ ना पाऊँ। जो अधिकार मेरा है वह आप भाभी को दे रहे हो, और हिंदू समाज में तो भाभी एक माँ के बराबर होती है। और तुम ये सब क्या कर रहे हो? भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जेठानी अपनी नज़रें नहीं उठा पा रही थी और पति भी बहुत शर्मिंदा थे। मैं खाना लिए खड़ी होकर ये सारी बातें कर रही थी। मैंने कहा, मैंने तुम दोनों की सारी सच्चाई जान ली है। अब तुम्हें मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो पहले से ही शक था कि आखिर मेरा पति मेरे कमरे में क्यों नहीं आता। अब मैं जान गई हूँ कि वह आपकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, क्योंकि आपके पति तो विदेश में हैं और मेरा पति वह सारी कमी पूरा कर रहा है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। पति हकलाने लगा, कहने लगा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं थोड़ा काम से थका होता हूँ और यहाँ टीवी है, वाईफाई लगा है, तो मैं काम करते करते यहीं सो जाता हूँ। आखिर इतना मेहनत किसके लिए करते हो? आज तक आपने मुझे 1 रुपये भी ना दिया। कभी करवा चौथ पर आकर मुझे पानी तक ना पिलाया, कभी मेरा व्रत नहीं खुलवाया। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है कि तुम अपनी भाभी को करवा चौथ से पहले खूब शॉपिंग करवाते हो और करवा चौथ वाले दिन उनका व्रत भी खुलवाते हो, और मैं यूं ही अपनी सूनी बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाती हूँ। आखिर आप किसके लिए ये सब कर रहे हो? पति मेरी बातों को सुनकर एकदम शर्मिंदा हो गया था। उसको अब कोई भी बात नहीं सूझ रही थी। जेठानी ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने कंधे पर पल्ला कर लिया था। उनके ब्लाउज का हुक पूरा खुला हुआ था। मैंने कहा, लाइए भाभी, मैं आपके ब्लाउज का हुक लगा देती हूँ, इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पति आपके ब्यूटी बॉल का बुखार चेक कर रहे थे। मेरा पति तुरंत निकलकर आज पहली बार मेरे कमरे में गया था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ सब कुछ खोल कर रख दिया था। अब मैं अपने पति का खाना लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। मेरा पति आज पहली बार मेरे कमरे में अपने सर पर हाथ रखे लेटे हुए थे और छत को ही घूरे जा रहे थे। मैं डरते डरते खाना लेकर अपने कमरे तक आई थी। मैंने अपने कमरे में आकर ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने बस अपनी सास का हाल चाल पूछा। आगे से कोई जवाब नहीं आया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने भी आगे कोई बात न की। अपने कमरे के फर्श पर बैठकर मैं रोटी खाने लगी और मेरे आंसू मेरे गालों से टपक कर मेरे सब्जी में गिर रहे थे। पति तुरंत उठकर बैठ गया और कहने लगा, रो क्यों रही हो? मेरे मुंह से कोई जवाब ना निकली। मैं अपने आंसुओं को पी जाना चाहती थी। मैं अपने पति से कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी।
मैंने अपने आंसुओं पर कंट्रोल पा लिया और पति से दोबारा पूछा, क्या आपको खाना खाना है? पति ने कहा, अगर तुम खिलाओगी तो मैं खा लूँगा। मैं तुरंत प्लेट पति के सामने ले गई और निवाला तोड़कर उनके मुंह में डालने लगी। पति कहने लगा, देखो ये घर की बातें हैं, घर में ही रहे, ये बातें कहीं दूसरी जगह लीक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, अगर आप मुझे अपनी पत्नी समझते हैं तो मेरे अधिकार देना आपका कर्तव्य है, और आज शादी को 7 साल बीत चुके हैं। आपने ऐसा कोई अधिकार मुझे नहीं दिया है, और आज आप ऐसी बातों को छुपाने की बात कर रहे हैं जो सरासर पाप है, जुर्म है। भले ही उस जुर्म में आपकी भाभी भी शामिल है, और ऐसे जुर्म के लिए आप कहते हैं कि मैं आपके जुर्म को छुपा लूं। पति के मुंह में अब कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। उसने कहा, देखो मैं आज के बाद से तुम्हारा अधिकार तुम्हें दूंगा, उसके बदले तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, और ये बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, बस मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दो तो शायद मैं ये बात कहीं नहीं कह पाऊंगी। क्या मैं आपको पसंद हूँ या नहीं? और हाँ या नहीं में जवाब सुनना है, और ये पूरी सच्चाई से बतानी है, क्योंकि अब मैं धोखे के रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मैं बिना कुछ बोले इस घर से चली जाऊंगी और आप पर कोई इल्ज़ाम न लगाऊंगी। बस आपसे डिवोर्स ले लूंगी। मेरा पति आश्चर्य से मुझे देखने लगा। उसने कहा, तुम्हारे अंदर तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आता जिससे मैं तुम्हें ना पसंद करूं। बस तुम्हारे बारे में माँ मुझे न जाने क्या कुछ कहती रहती हैं, और भाभी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बताती हैं। तुम्हें बोलने का तमीज़ नहीं, कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं। मैंने फिर से एक सवाल किया, क्या तुम्हें ऐसा दिखता है कि मुझे कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं? और क्या तुमने कभी मुझसे ऐसा कोई शब्द सुने हैं जो तुम्हें बुरे लगे हों? पति के मुंह में फिर से कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ ना में जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तुम तो इतनी गोरी हो, तुम्हारी हाइट भी इतनी अच्छी है, और मैंने आज तक तुम्हारा सर खुला नहीं देखा। मेरा पति अब कदम कदम चलते मेरी तरफ आ रहा था। उसने मेरे सर से पल्ला नीचे किया। मेरे घुटनों तक बाल देखते उसने एक ठंडी आह भरी और वापस मेरे पल्ले को मेरे सर पर उठा दिया और कहने लगा, तुम तो पूरी देवी हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही। इसका मतलब जो भी तुम्हारे बारे में बातें सुनी हैं वह सब झूठी है। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लाया और अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे घुटनों पर रख दिया। पति ने कहा, सरगम, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। आज मैंने तुम्हें इतने पास से देखा है और तुमने तो मेरा होश ही उड़ा दिया है। वह धीरे धीरे मेरे गालों पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया। मैंने कहा, पहले बताओ मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? उसने कहा कि बोलकर बताऊँ या फिर कुछ करके दिखाऊँ, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। मेरी पत्नी मेरे ही घर में है, और वह भी इतनी खूबसूरत, और मेरे लिए रोज़ तड़पती भी है। आज मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। मुझे माफ़ कर दो सरगम। शायद माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ। आज पहली बार मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। इससे पहले मैंने तुम्हें इतने पास से कभी नहीं देखा था। सिर्फ तुम्हारे बारे में गलत बातें सुनी थी, और मैं आज उन सभी बातों को रद्द करता हूँ। और अब तुम्हारे अलावा मैं किसी को आंख उठाकर नहीं देखूंगा। और जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे अपने होठों का जाम पिला दो। वो मेरे होठों पर झुककर मेरे होठों को चूमने लगा और धीरे धीरे मेरे बैक हुक के ब्लाउज को खोलने लगा। उसके बाद मेरे ब्रा को भी खोल दिया। मेरे मुंह से तो अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं कांपने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलकर उसके शर्ट पर गिर रहे थे। उसने तुरंत मेरी आंखों को साफ किया और आंखों को भी अपने होठों से चूमने लगा। उसने कहा, सरगम, इस वक्त आंसू बहाने का टाइम नहीं है। मैं तुम्हारे एक एक आंसुओं को अपने प्यार से भर दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। एक बार मुझे माफ़ करके देखो। मैं तुम्हें वह सारा अधिकार दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। आज के बाद तुम्हारे आंखों से आंसू गिरने न दूंगा। ये मेरा वादा है। बस आज मुझे अपनी मोहब्बत से भिगो दो। तुम अभी भाभी के कमरे में कह रही थी कि तुम रोज रात को मेरा इंतजार करती हो। आज से तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ और मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। विष्णु मुझे लेकर बिस्तर पर गिर चुका था। मेरी साड़ी नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। ब्लाउज तो विष्णु ने पहले ही निकाल दिया था। मैं बहुत कांप रही थी। विष्णु धीरे धीरे मुझे प्यार से सहला रहा था। वो मेरे सारे जिस्म को चूम रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं लंबी लंबी सांसें ले रही थी। विष्णु ने मेरे कान में कहा, कुछ नहीं होगा, अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ो, प्यार से मेरी आंखों में देखो। विष्णु ने कमरे की लाइट भी बंद नहीं की थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। विष्णु बार बार मेरे धीरे धीरे कान में कहता, सरगम अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ। इतना क्यों शर्मा रही हो? आखिर तुम मेरा रोज इंतजार करती थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि पति और पत्नी के बीच में ये सब होता है? विष्णु की बातें सुनकर मारे शर्म के मेरे गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। विष्णु मेरे ब्यूटी बॉल से खेल रहा था। मैं बार बार विष्णु का हाथ नीचे करती तो विष्णु ब्यूटी बॉल से हाथ हटाकर मेरे बैली बटन को छूने लग जाता। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बार बार विष्णु को प्लीज़ प्लीज़ कहकर पीछे धक्का देती। विष्णु उतना ही जोर से मुझे जकड़ लेता। अब मैं हार मानकर विष्णु को सौंप चुकी थी। थोड़ी ही देर में मेरी चीख निकली तो विष्णु ने अपने दोनों हाथ मेरे होंठों पर रख लिए थे। कहा, इतनी जोर से चिल्लाओगी तो सबको पता चल जाएगा आज तुम्हारी सुहाग रात है। मेरे साथ कोऑपरेट करो।
पहली बार ये सब होता ही है और तुम बहुत ज़्यादा घबरा रही हो। मेरे बिस्तर पर मुझे गीला गीला लगने लगा। मेरा हाथ वहाँ पहुँचा। लाइट की रोशनी में मैंने अपनी आंखों को खोल कर देखा तो बिस्तर पर खून ही खून बिखरा हुआ था। विष्णु मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे बड़ी प्यार से समेटा और कहा कि अब तो ये सब रोज ही होगा, अब इसकी आदत डाल लो। विष्णु मुझे बाथरूम ले गया और शावर के नीचे बैठा दिया और धीरे धीरे बाथरूम में भी मेरे साथ रोमांस करता रहा। मैं अब बहुत थक चुकी थी क्योंकि सारी रात वो मेरे साथ रोमांस करता रहा। सुबह बाथरूम में 7 बज चुके थे। विष्णु का मोबाइल बार बार बज रहा था। वह अपना मोबाइल अपनी भाभी के कमरे में छोड़ आया था और लैपटॉप साथ लाया था। दरवाजे पर जोर जोर से कोई आवाज़ देने लगा। मैं अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है? तो मेरी जेठानी का लड़का जो कि 8 साल का था और बिल्कुल मेरे पति के शक्ल का ही था, वह आवाज़ लगा रहा था, चाचू आपका मोबाइल बज रहा है, आपके ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। विष्णु ने कोई जवाब न दिया। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोलकर विष्णु का मोबाइल ले लिया। उसने कहा, चाचा नहीं है क्या? मैंने कहा, विष्णु बाथरूम में है, जबकि विष्णु बाथरूम से निकलकर अपने गीले बालों को सुखा रहा था। मैं विष्णु का मोबाइल उसे ले जाकर दे दिया तो विष्णु ने कहा, तुम इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से अपने ऑफिस में मेल भेज देता हूँ और मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि माँ की तबीयत भी तो ख़राब है और तुम्हें प्यार करने के लिए एक्सपर्ट भी तो बनाना है। मैं विष्णु को बस देखे ही जा रही थी। विष्णु भी बहुत हैंडसम था, कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। मैं तो उसे बहुत चाहती थी। आज मेरी चाहत पूरी हुई थी। आज मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सामने था। विष्णु की बातें सुनकर मेरे गाल बिल्कुल पिंक हो गए थे, क्योंकि विष्णु पूरा 1 हफ्ता दिन रात मेरे साथ रहना चाहता था। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी। विष्णु को कहते ही रसोई की तरफ जाने लगी। विष्णु ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं रसोई में जाने की, भाभी है वह खाना बना लेंगी और हम दोनों शाम को मम्मी से मिलने चलेंगे, वहीं पर खा लेंगे और भाभी के लिए मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तुम्हें रसोई में जाने की ज़रूरत ही नहीं, बस अपने पति को संभालो। मैं उल्टे कदमों से कमरे में वापस आ गई थी। मैंने कहा, भाभी की तबीयत भी तो खराब है, 2 दिन से मम्मी से मिलने भी नहीं गई और कहती हैं बुखार है। भाभी का नाम सुनते ही विष्णु बहुत शर्मिंदा हुआ था। कहने लगा, सरगम इस बात को ख़त्म करो, मेरे और तुम्हारे बीच में अब तीसरा कोई नाम ही नहीं आना चाहिए। तुम बस आज के बाद अपने विष्णु का माला जाप करो, तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा अब कोई नहीं आएगा। मैं विष्णु की बातें सुनकर खुश हुई थी। विष्णु ने जैसा कहा था, पूरा 1 हफ्ता उसने मुझे बेहाल कर दिया था। वो मुझे सांस भी नहीं लेने देता था। हर समय सिर्फ उसे रोमांस ही सूझता रहता था। इस 1 हफ्ते में उसने कोई भी एंगल नहीं छोड़ा था। उसने इंग्लिश हिंदी सारे रोमांस के तरीके अपना लिए थे और मुझे उसने पूरा पैमाल कर दिया था। रोज़ उसका जुनून एक लेवल ऊपर जाता था। मैंने जितनी भगवान से प्रार्थना की थी, आज भगवान ने छप्पर फाड़कर मेरे आंचल में गिरा दिया था। मैं जितनी रातें तड़पी थी, उस 1 हफ्ते में वह सारी रातें भूल गई थी। मुझे मेरा पति एकदम नया दिखाई दे रहा था। पहले वाला पति तो कहीं गुम हो गया था। आज विष्णु की छुट्टी खत्म हो रही थी। हॉस्पिटल से फ़ोन आया। सबके पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी, क्योंकि विष्णु की मम्मी की मृत्यु हो चुकी थी। जेठानी भी अपने मायके जा चुकी थी, जो जेठानी कभी मायके नहीं जाती थी। आज विष्णु के बदलते रूप को देखकर वह उसके अगले ही दिन अपने मायके चली गई थी। छोटी जेठानी ने फ़ोन किया तो कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं आऊँगी। जेठानी ने कहा, कम से कम अपने बच्चों को तो भेज देती, आखिरी बार अपने दादी को देख लेते, क्योंकि उन बच्चों में दादी की जान बसती थी। सबसे ज़्यादा उन 2 बच्चों से प्यार किया करती थी। उसने साफ मना कर दिया, ना ही मैं आऊँगी और ना ही मैं अपने बच्चों को भेजूँगी। विष्णु ने भी कोई सवाल न किया, चुपचाप अपनी माँ के अंतिम संस्कार में लग गया। किसी ने भी एक आंसू ना बहाया। आज सास की 13वीं थी, सभी को आमंत्रित किया गया था। विष्णु के सारे भाई और भाभी आए थे। विष्णु का विदेश वाला भाई भी 13वीं तक पहुंच चुका था। विष्णु के घर में घर का बंटवारा होना था। सास का सारा जेवर संजना भाभी के पास था। जो जेठ विदेश में रहते थे, उनकी पत्नी का नाम संजना था। उन्हीं के पास सास का सारा जेवर था। संजना भाभी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पास कोई जेवर नहीं, जबकि छोटी जेठानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि सासू माँ और इनका पेट हमेशा एक रहता था, सारा जेवर इन्हीं के पास है। लेकिन संजना भाभी ने साफ मना कर दिया, कहा कि मेरे पास कोई जेवर नहीं, बल्कि मैंने खुद अपने इतने पैसे इनके बीमारी में लगा दिए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब सास बीमार हुई तो एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई थी। वे तो विष्णु के शोक में अपने मायके में जाकर बैठी थी, क्योंकि विष्णु उनके हाथों से निकल चुका था। विष्णु ने इसमें कोई बात नहीं की और ना ही कोई मांग की। उसने कहा, जिसको जो ठीक लगता है वह करो, मुझे जो देना है वो दे दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं खुद कमाता हूँ, मैं अपना बना लूँगा। संजना के पति ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और 3rd फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। छोटी जेठानी नीचे शिफ्ट हुई थी और मुझे 2nd फ्लोर दिया गया था। बाकी भाइयों ने गांव की ज़मीन और कुछ शहर में ज़मीनें थी, उन सब में हिस्सा लगाया था। सब अपने अपने काम में मगन हो गए। सबसे ज़्यादा संजना भाभी को फ़ायदा हुआ था।
संजना भाभी ने अपने पति की सारी कमाई बैंक बैलेंस किया था और विष्णु के कमाई से ऐश करती थी और अपने बच्चों का स्कूल फीस भी भरवाती थी। संजना भाभी के बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे। विष्णु के हिस्से में सिर्फ एक मंजिल आया था। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। विष्णु अब सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत रोज दुगनी होती दिखाई देती थी। जल्दी ही मैंने विष्णु के बच्चे को जन्म दिया था। संजना भाभी विष्णु से बात करने की बहुत कोशिश करती थी क्योंकि संजना भाभी के पति दोबारा विदेश चले गए थे, लेकिन इस बार विष्णु अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था और ना ही वह संजना भाभी से बात करता था। विष्णु जब भी ड्यूटी करने जाता तो संजना भाभी तुरंत उसे फ़ोन लगाती, लेकिन विष्णु कभी भी उनका फ़ोन नहीं उठाता था। एक दिन वह खुद ही चलकर मेरे कमरे तक आई थी और विष्णु पर बरस पड़ी थी। ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते? लगता है तुम्हारी पत्नी मेरे खिलाफ भड़काती है। विष्णु ने कहा, भाभी, जो काम आप खुद करती हो वही दूसरों के लिए सोचती हो। आज तक तो तुम खुद मेरी पत्नी के लिए मुझे भड़काती रही, सरगम के लिए उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में डालती रही। आज खुद ही सरगम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। कुछ तो शर्म करो भाभी, भगवान से डरो। तुमने मेरे हाथों बहुत पाप करवाया है, अब तो उन पापों का पश्चाताप करो। मेरे पत्नी के आगे मुझे नीचा मत दिखाओ। अब मुझे अपनी पत्नी के लिए जीना है और अपने बच्चे के लिए जीना है। पहले तो मैं मम्मी की वजह से तुम्हारी सारी बातें मान लेता था, अब तो माँ भी नहीं रही। अब तुम्हारी दाल मेरे पास नहीं गलने वाली। संजना भाभी को जरा भी शर्म नहीं आया। विष्णु के गले में हाथ डालकर कहने लगी, पहले तो इसी भाभी की तारीफ करते नहीं थकते थे और आज इसी भाभी की बुराई कर रहे हो। पहले मेरी खूबसूरती को कितना सराहते थे और मेरे आगे पीछे घूमते थे, और मैं आज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मैं एक गलत रास्ते पर चल पड़ा था। अब मुझे उस पाप का हिस्सा नहीं बनना। संजना भाभी, तुम मेरे कमरे से जा सकती हो, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो औरत अपने पति को धोखा देती आई है वह उन महापापी औरतों में से होती हैं, और तुम तो अर्जुन भैया को शुरू से धोखा देती आई हो। अर्जुन भैया को तुमने नोट की मशीन समझ लिया है। वह विदेश में तुम्हारे लिए पैसे कमाता है और तुम यहाँ पर अपनी इज्जत की भी सुरक्षा नहीं कर पाती, नीलाम करती फिर रही हो। मैं अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। तुम मेरे कमरे से अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। संजना भाभी बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वह अपने मुंह से अपने सारे जुर्म उगलने लगी थी। संजना ने अब तक की विष्णु और अपनी रिलेशनशिप की सारी बातें उगल चुकी थी। संजना ने कहा, याद है जिस दिन तुम अपनी पत्नी को विदाई करवा कर लाए थे? अपनी पत्नी के कमरे में जाने के बजाय देर रात तक मेरे कमरे में टीवी देखते रहे, और जब मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया तो तुरंत मेरे पास आकर चिपक गए थे। क्या जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी याद नहीं आई थी? जब कहाँ गया तुम्हारी पत्नी का प्यार? और हर रात मेरे बिस्तर पर बिताते रहे, जब कहाँ गया था तुम्हारी पत्नी का प्यार? आज एक बच्चा हो जाने के बाद बड़ी पत्नी पत्नी कर रहे हो। क्या तुम्हारा बेटा आरव नहीं है? अर्जुन ने 1 महीना विदेश जाने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, क्या तुम भूल गए? या और कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है? विष्णु बड़ी जोर से चिल्लाया था, बेशरम औरत, पहले तो पाप करवाती हो और मुझसे भी करवाया, और आज सारे पाप अपने मुंह से मेरी पत्नी को सुना रही हो। कुछ तो शर्म करो। बच्चे हैं और ये बच्चे सुनेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा? मैं बहुत ही जोर से चिल्लाई थी। चुप कर जाओ भाभी। अगर तुम्हें वह बच्चा बोझ लगता है तो मुझे दे दो, मैं पाल लूँगी। मेरे पति का बच्चा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज के बाद मेरे फ्लोर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जैसी गिरी हुई औरतों की परछाई भी नहीं चाहती। तुम मेरी नज़रों में मेरे पति को गिराना चाहती हो तो वह कभी भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान गलती करके अपनी गलती की माफ़ी मांग ले और हमेशा अपनी गलती का एहसास करता रहे तो भगवान भी उसे पसंद करता है। और मेरे पति ने अपनी गलती मानी है और वे अपनी गलती का एहसास हमेशा करते रहते हैं, तो मैं भगवान से बड़ी नहीं हूँ। मैंने कब का अपने पति को माफ़ कर दिया है। तो आइंदा तुम अपने पापों का पिटारा लेकर मेरे घर में मत आना, नहीं तो ये बात तुम्हारे पति तक पहुँच सकती है। संजना भाभी चुप हो गई थी, सर नीचे किए अपने फ्लोर पर चली गई थी। दोबारा से मैंने और विष्णु ने उनके बारे में कोई बात न की। विष्णु हमेशा अपनी गलतियों की माफ़ी मुझसे मांगता था और हमेशा एक नया वादा करता था, मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे उसकी सच्चाई नज़र आती थी। वो मुझे और मेरे बच्चे को बहुत चाहता था। उसके बाद से संजना हमारे घर में तो कभी नहीं आई, लेकिन विष्णु को फ़ोन करना नहीं छोड़ती थी। विष्णु संजना को हमेशा के लिए इग्नोर करता आया था। संजना को यही वहम था कि विष्णु मेरे बहकाव में जरूर आ जाएगा, लेकिन विष्णु ने दोबारा ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया था। ऐसे गलत लोग कभी बाज नहीं आते। आप लोग बताइए, विष्णु के भाभी के लिए आप लोगों की क्या राय है? क्या हमें अपना फ्लोर बेचकर यहाँ से हट जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।